दोस्तों एक बार पुनः फिर से इस 1 बजे की क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज संसद का पार्ट 2 देखेंगे। लेक्चर नंबर हमारा 20 होगा, ठीक है। और इस वीडियो में प्रश्न उत्तर के माध्यम से हम लोग आगे संसद, लोकसभा, राज्यसभा को कवर करने वाले हैं, ठीक है। भारत में जहाँ जहाँ से यदि संसद भवन से, यदि संसद से प्रश्न आया है इस टॉपिक से, तो उन सारे टॉपिक का हम लोग पोस्टमार्टम कर देंगे और उन एक्स्ट्रा फैक्ट को भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे लिए जाते हैं, ठीक है। तो यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कोशिश किया कीजिए कि 1 बजे आप आ जाया कीजिए हर हाल में, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मोटिवेशनल कोट। मोटिवेशनल कोट ये है कि द फ्यूचर डिपेंड्स ऑन व्हाट यू डू टूडे। आपका फ्यूचर तब डिपेंड करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं। हमारे फ्रेंड सर्किल में जिन लोगों ने लॉकडाउन में दबा के पढ़ाई की, बहुत भयंकर पढ़ाई की, बिल्कुल ये समझ के कि यार मतलब कि हमें तो पढ़ना ही है, वो आज सभी लोग का सिलेक्शन हो चुका है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि कोरोना आए ना आए, लेकिन आपको एक स्टूडेंट को पढ़ने के लिए आइसोलेट तो करने की ज़रूरत है ही। आपको आइसोलेट तो हमेशा करना है। आपको भी एक 4 कमरे के अंदर एक टेबल कुर्सी लगा के आपको बैठ के पढ़ना ही है। तो अपने आप को आइसोलेट आपको आज भी करना है। आज भी आपको अपने आप को क्वारंटीन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि कोरोना गया है, लेकिन मैरिज पार्टी और बर्थडे पार्टी और ये फंक्शन और घूमना टहलना, ये सब भी किस कोरोना से कम है मेरे दोस्त। आपके रिश्तेदारों से मिलना जुलना, रिश्तेदार कुछ बोल दिए, आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाना, है ना, तो ये भी किस कोरोना से कम है। इसलिए ज़रूरी है कि यदि आप स्टूडेंट हैं मेरे दोस्त, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने आप को क्वारंटीन किए रहिए, आइसोलेट किए रहिए, ताकि आपके माइंड को कोई डिस्टर्ब ना कर सके। बाकी जो कह रहा है उसे कहने दीजिए, ठीक है। तो आज पे आप फोकस कीजिए, केवल आज पे। कल ऑटोमेटिक सुधर जाएगा। और कोशिश करिए कि हर हाल में आप 1 बजे क्लास आया कीजिए। तो यदि आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए और वहाँ पे जो भी क्वेरी होती है वहाँ पे मैं क्वेश्चन भी डालता हूँ। उस क्वेश्चन को भी आप टेस्ट दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। टेलीग्राम पे सब लोग जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो पहला सवाल ये रहा हमारे सामने। चलिए सब लोग आ जाओ, एकदम करेक्ट। और लास्ट में आप कमेंट बॉक्स जरूर डालना कि सर मेरा इतने क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन हैं आज 30 क्वेश्चन है। हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक और थर्ड रैंक किसका किसका आता है। वीडियो तो प्रीमायर है, लेकिन मैं कमेंट बॉक्स को वॉच कर रहा हूँ, ठीक है। प्रीमायर वीडियो है, मैं लास्ट में देखूंगा और उसका जो नाम होगा और स्क्रीनशॉट सहित मैं आने वाले कल के वीडियो में लगाऊंगा, ठीक है। तो ध्यान से आंसर देना। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? जल्दी बताइए इसका आंसर, कमेंट कीजिए। एसएससी 2011, एसएससी एमटीएस 2014। लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं। जी बिल्कुल, लोकसभा को संसद का प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा को संसद का द्वितीय सदन कहते हैं। ये भी सही बात है कि हम राज्यसभा को क्या कहते हैं? द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं, ठीक है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, नहीं ये गलत है, ठीक है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, एक अस्थायी सदन है। लेकिन जो लोकसभा है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है, क्योंकि अनुच्छेद 85 के अनुसार इसका विघटन हो जाता है। और विघटन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो ये भी प्रश्न को मैं कल बताया था, पूछा गया था कि कौन विघटन करता है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत विघटन होता है? अनुच्छेद 85। कैसी इसका अस्तित्व कैसा है? एक अस्थायी है। लोकसभा के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 साल का होता है। आई होप क्लियर हुआ। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने साल के लिए होता है? 6 साल के होता है। ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। लोकसभा संसद का लोकप्रिय सदन है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यस बोलो, यस बोलो सब लोग। चलो आगे। संसद, क्वेश्चन नंबर 2 है, संसद का निम्न सदन और उच्च सदन क्रमशः है। संसद से जैसी बात आएगी तो आप याद रखना चिंटू की गर्लफ्रेंड सरला, ठीक है ना। संसद कितने में है बताओ? संसद है अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 81, लोकसभा 80, 81। तो ये तीनों भी आप याद रखना, ठीक है। तो निम्न सदन, निम्न बोले तो लोकसभा, तो लोकसभा देखो ये रहा लोकसभा। उच्च बोले तो राज्यसभा, मतलब ये ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा।
ठीक है। और वही बोलता कि यदि केंद्र की बात करें, आपको पता है जो विधायिका है, संसद क्या है, एक विधि बनाती है, एक नियम कानून बनाती है। तो हमने कल आपको बताया था, एक चीज़ और यहाँ से पढ़ लीजिए फिर से, कि जो एक होती है केंद्र की विधायिका, यदि हम विधायिका की बात करें, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि मैं बता चुका हूँ। तो एक होता है केंद्र की विधायिका, केंद्र मतलब के, एक होता है राज्य की विधायिका। केंद्र की विधायिका में कौन होता है? संसद। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं सर। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। जो राज्य की जो विधायिका होती है, इसमें इसके 2 भाग होते हैं। इसमें इसको हम क्या बोलते हैं? राज्य विधानमंडल बोलते हैं। राज्य विधानमंडल के 2 तरह से होते हैं, एक सदनात्मक होता है, एक द्विसदनात्मक होता है। जहां पे एक सदनात्मक होंगे वहां पे क्या क्या होगा? वहां पे राज्यपाल होगा और विधानसभा होगा, ठीक है। और जहां पे द्विसदनात्मक होगा वहां पे राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा और विधान परिषद होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। यस बोलो, आगे चलें। एक भी सवाल ऐसा नहीं है जो कि किसी न किसी एग्जाम में ना आया हो, ठीक है। और जो मैं लिंक करा रहा हूं उसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। संसद के कितने सत्र होते हैं? आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में करो, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो आपका जवाब होगा सर, संसद के 3 सत्र होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? इस करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ? संसद के कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। और एक बात और याद रखना कि जो हमारा कम से कम एक साल में 2 सत्र के बीच अधिकतम जो अवकाश है 6 महीने के भीतर कम से कम सत्र क्या हो जाना चाहिए? शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। कम से कम एक साल में 2 सत्र तो होना ही होना चाहिए, यदि 3 नहीं हो पा रहा है तो, ठीक है। आप देखते हैं आए दिन संसद में कितना हंगामा हो जाता है। देखिए आ गया ना सवाल ये, संसद को 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? जो संसद है, जो विधि बनाती है, जो नियम कानून बनाती है, जिससे हमारा देश चल रहा है, ठीक है। संविधान संशोधन जो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, संविधान में संशोधन करने का अधिकार भी किसको है? एक संसद को ही है ना। जो संविधान में जो संशोधन है, संशोधन कौन कर सकता है? संसद कर सकती है मेरे दोस्त। और संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है। अनुच्छेद बोले तो 368 में है। लिया कहाँ से गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ठीक है। ये बात तो आपको पता ही होगा। तो संसद कितना इंपॉर्टेंट है, एक तो आपको समझना चाहिए कि यदि संसद के अधिकतम एक साल में 3 सत्र हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र, लेकिन कम से कम 1-2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच में जो अधिकतम समयांतराल है वह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट यहां पे आ गया कि साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? आपको पता होगा कि एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, है ना, और एक होता है महामहिम राष्ट्रपति जी। जो विधेयक लोकसभा से पारित होगा, राज्यसभा से भी पारित होगा, तब जाएगा विधेयक किसके पास? राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर सिग्नेचर करेंगे, इसके बाद यह कानून बन जाएगा, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि यदि लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद हो गया, लोकसभा राज्यसभा में मतभेद हो जाए, तो ऐसी स्थिति में देश की क्या स्थिति होगी? जरा एक बार आप कल्पना करिए। संसद चल नहीं रहा है, जो जमीन स्तर के मुद्दे हैं उस पर बात हो नहीं रही है, कहां लूटपाट, कहां डकैती, कहां अपराध, कहां भूस्खलन, कहां बाढ़, कहां सूखा, कहां क्या क्या हो रहा है, नियम कानून कुछ बन नहीं रहा है। तो बताइए देश कैसे चलेगा? तो इसलिए जब लोकसभा राज्यसभा में जब मतभेद हो जाता है तो जो राष्ट्रपति होते हैं दोनों सदनों की बैठक को बुलाते हैं। और राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाने का जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 108 में दिया गया है, ये भी प्रश्न में आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या होगा? बिल्कुल से करेक्ट होगा। क्या होगा? बुलाता तो राष्ट्रपति है, लेकिन एक बार और प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल में कि इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है मेरे दोस्त? तो आपका जवाब होगा सर वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। लेकिन बुलाता कौन है? राष्ट्रपति बुलाता है ना। तो एक अनुच्छेद किस 108 के तहत।
संसद का विशेषाधिकार हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा था, याद है क्या आपको? संसद का विशेषाधिकार अनुच्छेद 105। अनुच्छेद 100 बताओ क्या है? अनुच्छेद 100 में क्या है बताओ? 100। कमेंट बॉक्स तुरंत करो कि अनुच्छेद 100 में क्या है, 100 में क्या है, जल्दी बताओ। नेक्स्ट सवाल, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? राज्यसभा जब बुलाए, नहीं ऐसा नहीं है ना? ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति जब बुला ले तभी आ जाए। लोकसभा राज्यसभा के बीच में क्या होने पे? मतभेद होने पे, संसद का सत्र शुरू होने पे, ऐसा कुछ नहीं है। और संसद के जो कितने होते हैं? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। कुछ याद रखना, जो राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि जो राष्ट्रपति पद का सृजन किया गया है, और एक कहा गया है 53 में कि जो राष्ट्रपति होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा। केंद्र की कार्यपालिका में कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये सब कौन है? कार्यपालिका है। और एक कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेही बनती है? विधायिका के प्रति। ये बात दिमाग में नोट कर लेना, पेपर में कई बार आया है कि कार्यपालिका की जवाबदेही किसके प्रति बनती है? विधायिका के प्रति। विधायिका बोले तो संसद। जितने भी आप देख रहे हो ना, जितने भी कार्यपालिका के प्रमुख हैं, जितने मंत्री हैं, जितने IAS हैं, इनकी जवाबदेही किसके प्रति बनती है? विधायिका के प्रति। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, ठीक है? आगे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, लंबा क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए? नहीं, ये तो गलत है। जब ऑप्शन 1 गलत होगा जरा देखो, तब तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। ऐसे हम एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। यदि पेपर में प्रश्न नहीं आ रहा तो हम एलिमिनेट करके भी प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या संयुक्त अधिवेशन होता है क्या? नहीं होता है। 108 को आप ध्यान से पढ़िए, 108 में ऐसा नहीं लिखा गया है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी खत्म हो गया। संविधान दूसरा क्या है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, भाई ऐसा भी नहीं है, मतलब 2 भी करेक्ट, इनकरेक्ट हो गया। अब बचा 3, 4। संविधान में संशोधन संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, एक ऐसे विधेयक पर विचार करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो गया होगा, तो यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर क्या होगा? संविधान संशोधन से भी किया जाता है, और ये भी ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, SSC SSL में यही आंसर की मैं दिया था, आंसर करेक्ट। ठीक है। 8, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो देखिए, मैं बता चुका हूं कि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है। कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है, ठीक है। लेकिन इसका अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर करता है। और एक बात और याद रखना कि 100 क्या है? 100 एक निर्णायक मत है ना? 100 क्या है? निर्णायक मत। कब? जब वोटिंग होती है संसद में, तो ऐसी कभी स्थिति बन जाए कि पक्ष और विपक्ष दोनों का जो मतों का जो वैल्यू है वो सेम हो जाए, बराबर हो जाए, तो उस कंडीशन में जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो निर्णायक मत करता है। अब वो मत बिल्कुल से निर्णायक हो जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि 4A है, दोनों बराबर हैं, तो एक जिसको भी यदि मिल जाएगा वो तो 5 हो जाएगा, जीत जाएगा। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? निर्णायक मत। और ये जो अधिकार है अनुच्छेद नंबर 100 में है। 50 में क्या है जरा बताओ तो? 50 में क्या है, जल्दी बताओ सर। 50 में है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। क्या है? कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण, ताकि कार्यपालिका के जो कार्यपालिका है वो न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप न कर सके, अपना प्रभाव न बना सके। ठीक है, इतनी पॉइंट क्लियर हुआ। और ये किस भाग में है? DPSP है, DPSP में है। किसमें? राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत। और राज्य के नीति निर्देशक के सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अगला सवाल है, क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं क्या? जो संयुक्त अधिवेशन होता है अनुच्छेद 108 के तहत, तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता कर सकते हैं क्या? कभी नहीं, है ना? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा।
तो एक मैं राष्ट्रपति की बात बता दूं और उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद है, आप याद रखना। उपराष्ट्रपति के पद का जो सृजन है वो अनुच्छेद 63 में किया गया है, ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति होता है वो राज्यसभा का क्या होता है, वो सभापति होता है, ठीक है। राज्यसभा का सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, करेक्ट। जो उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद याद रखिएगा। 52 में राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया है। पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पद की व्याख्या की गई है, अनुच्छेद 52। या ये भी प्रश्न आ चुका है कई बार पीसीएस में कि जो राष्ट्रपति होता है वो कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है, किस अनुच्छेद के तहत, 53 के तहत। सवाल होता है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत होता है, 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की जो पद्धति है, एकल संक्रमणीय वोट पद्धति, ये किस में है, 55 में है। राष्ट्रपति का जो शपथ है वो किस में है, अनुच्छेद 60 में है। राष्ट्रपति पे महाभियोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। और राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, ये भी बात आप याद रखना। राष्ट्रपति के ठीक पैरेलल होता है राज्यपाल, तो राज्यपाल को भी आपको याद रखना है, करेक्ट। चलिए आगे चलते हैं। अब इस तरह से आपको लिंक करते हुए पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है, वेरी गुड। इस संबोधित कौन करता है, देखो अध्यक्षता तो स्पीकर करता है, लेकिन संबोधित राष्ट्रपति करता है, अनुच्छेद 108, ठीक है ना। ये बात आप याद रखना। आगे चलें, सॉल्व कीजिए इसको जल्दी से। सभी लोग आप सॉल्व किया कीजिए, ठीक है। मतलब जितना लिंक करा रहे हैं उस आप भी लिंक करना शुरू कर दीजिए। जब भी कोई ऑप्शन देखिए आप अपने दिमाग को चेक करिए कि इस ऑप्शन से रिलेटेड हमारे दिमाग में क्या चीज़ भरा हुआ है। भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किसके लिए आयोजित की जाती हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नो कभी नहीं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। संविधान संशोधन विधेयक को अंगीकार करने के लिए तो नहीं, ठीक है। उस विधेयक पर विचार करने के लिए, उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों में मतभेद हो गया हुआ, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा जो इसके पहले जो आप आंसर दिए हो ना, उसका भी जो करेक्ट आंसर होगा केवल 4 ही होगा, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल ने उसका जो आंसर की में उसका गलत आंसर किया था। उस पर सब बच्चों ने स्ट्राइक किया था, लेकिन एसएससी जेई ने उसको माना नहीं था, एसएससी सीएचएसएल ने उसको माना नहीं था, बोर्ड माना ही नहीं, कहा नहीं वही सही है। कभी कभी अपनी अपनी गुस्सा होता है, लेकिन संविधान संशोधन पे जो होता है उस पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती। संयुक्त बैठक जब भी बुलाई जाती है, दोनों लोकसभा राज्यसभा में किसी भी विधेयक के विचार करने पर यदि मतभेद हो जाए तो उसके लिए संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी बिल्कुल करेक्ट होगा। वहां पर भी 4 है ना। आप 3-4 और हमने बताया था ना कि वहां पे आंसर की में आया था। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय कौन सा होता है, संसद की कार्यवाही है ना, जो संसद की कार्यवाहियां होती हैं उसमें प्रथम सूची का विषय कौन सा होता है। तो पहला जो होता है हमारे पास क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव में क्या होता है कि बिल्कुल से जो सभा होती है वो क्या हो जाती है, स्थगित हो जाती है। मैं डिटेल में अध्ययन करूंगा, इसका बताऊंगा आपको, ठीक है। ये देखो सवाल क्या है कि बार बार रिपीटेशन मोड में है, फिर भी हमने सोचा है कि सवाल की जो पुनरावृत्ति रहे, रिपीटेशन वो ना हो, लेकिन फिर भी इतना मतलब पिछले साल का प्रश्न पत्र यदि आप पढ़ लोगे ना तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं जहाँ पे सवाल ना बना हो, ठीक है। इसलिए कुछ सवाल रिपीटेशन हो जाएंगे तो आप पैनिक मत होना, ठीक है। मैं मिनिमाइज कर दूंगा, ठीक, रिपीटेशन ऐसे भी कर देता हूँ। 13 में जहाँ पे जरूरत होगी हम लोग ज़्यादा लिंक करेंगे। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो इसमें याद रखना है आप जो शून्यकाल है, शून्यकाल है ना, ये आंसर याद रखना, शून्यकाल ये किसकी देन है, ये भारत की देन है, ठीक है। आगे चलें, सब लोग आंसर दो। समझ में आ रहा है या हाँ या नहीं बताओ। और हाँ, इसका कॉन्सेप्ट बताना, स्थगन क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, कटौती क्या होती है, संसद, तो मैं एक प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा आपको, मैं उसमें बता दूंगा, ठीक है। इसमें केवल क्वेश्चन आंसर के माध्यम है, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा क्योंकि 30 सवाल तक हमें चलना है, ठीक है, यही रीजन है। संसद के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है कितने दिन तक। यदि कोई संसद का यदि सदस्य है, हमारा चिंटू मत पूछो क्या क्या है, चिंटू ये संसद का सदस्य है
अब इसे संसद के सदस्य में आपको पता है भाग लेना चाहिए, जब भी कोई विधेयक पे बात होती है इससे भाग लेना चाहिए, लेकिन ये नालायक 60 दिन तक बिना बताए गायब हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। तो क्या होगा कि इस कंडीशन में अब फिर जाएगा संसद, बिल्कुल मंत्री वाली गाड़ी से जाएगा, तो वही गेट पे ही मतलब लोकसभा स्पीकर रोक लेंगे, ए चिंटू रुको 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 बेटा, तुम जाओ घर जाओ, अब है ना, तुम घर जाओ, परिवार में रहो, एंजॉय करो, है ना, न्योताकारी करो, तुम कहाँ चले आ रहे हो इस संसद में, तुम्हारे लिए संसद में कोई स्थान नहीं तुम जैसे लोगों के लिए। चिंटू बस मुंह बनाया, तुरंत चल दिया यहाँ से, क्योंकि 60 दिन उसका हो गया था। ठीक, अब तुम लोग भी चिंटू पे दया मत करना, ठीक है, ये काम ही ऐसा करता है। नेक्स्ट है हमारे पास कि निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी भी विधेयक पे, है ना, दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। वो कौन सा विधेयक है भाई? वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन विधेयक। संविधान संशोधन किस भाग में है? भाग 20 में है, अनुच्छेद 368। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लेकिन एक बात पेपर में मैं गया था पेपर देने, है ना, वो पेपर था, अच्छा वो एनटीपीसी का एग्जाम था, ठीक है, बिहार में एग्जाम हुआ था। वहाँ पे पूछा गया था कि जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? बताइएगा, आंसर बताइए, लोकसभा में या राज्यसभा में? बताइए। ये जब हम गए थे ना, ये एनटीपीसी में पूछा गया था। एनटीपीसी वाला नहीं है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे का नहीं है, एनटीपीसी इंजीनियरिंग जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट है उसका मैं बता रहा हूँ। तो उसमें पूछा गया था जीके जीएस में कि जो हमारे पास धन विधेयक है उसे हम कहाँ प्रस्तुत कर सकते हैं? राज्यसभा में, लोकसभा में, या कहीं भी कर सकते हैं? इनमें से कोई नहीं, बताओ, मैं देख रहा हूँ ये कौन गलत कर रहा है। केवल लोकसभा में पहले प्रस्तुत कर सकते हैं, है ना। तो धन विधेयक किस अनुच्छेद में है? 110 में है मनी बिल, धन विधेयक। और एक बात और याद रखना, इसे हम सबसे पहले केवल लोकसभा में प्रस्तुत करते हैं। लोकसभा में जब यहाँ पारित हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर, याद रखना, इसीलिए कहते हैं ना कि लोकसभा ज़्यादा पावरफुल है। राज्यसभा 14 दिन के भीतर इस धन विधेयक को अपने पास रोक सकती है। यदि इस पर हस्ताक्षर नहीं करती है, अपनी सहमति नहीं देती है, तो यह विधेयक पारित मान लिया जाता है। समझ रहे हो आप? नहीं समझे तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि धन विधेयक को सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो आपका लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। एक अनुच्छेद 110 है। लोकसभा में पारित होने के बाद राज्यसभा इसे मात्र 14 दिन तक रोक सकती है। यदि साइन, बेहतर तो ही साइन कर दे, या नहीं करेगी तो भी पारित मान लिया जाता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चेंबर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? इंपॉर्टेंट है, दो बहुत ज़्यादा प्रश्न है। देखो, यूपीपीसी 2014, बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो आपको पता होगा कि संसद मतलब ऐसे ही, मतलब एक अकेले से नहीं चलता, कुछ उसका एक नियम कानून होता है। इतने लोग आएंगे, जैसे होता है ना कि आप चिंटू जिस कॉलेज में पढ़ता है, जैसे मान लो कभी कभी होता है कि आप भी जिस कॉलेज में पढ़ते हो, उस कॉलेज जिस दिन बारिश हो जाती है, पता चला कि बच्चे कम गए, तो क्या टीचर पढ़ाते हैं क्या? कहते हैं कि नहीं, आज मेरा मूड नहीं है पढ़ाने का, बच्चे कम है, चलो कल पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है। यदि आज मैं मैथ का ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा दूंगा ट्रिक के साथ, तो पता चला कि कोई बच्चे आया नहीं है, 3-4 लोग, जहाँ पे 40 बच्चे हैं 3-4 लोग पढ़ के क्या कर लेंगे? दिक्कत होगी, वो सब लोग हमको नोच खाएंगे। इसीलिए टीचर क्या सोचता है कि जब अधिक बच्चे रहें, मतलब ज़्यादा बच्चे रहें, निर्धारित बच्चे रहें, तब जाके हम पढ़ाएं। 1, 2, 3 बच्चे, बारिश हो रही है, सब लोग घर रुक गए, अब बाकी जिनको घर पे काम नहीं करना था या घर पे पढ़ना नहीं था, घूमना था, वो चले आए कॉलेज, तो टीचर ऐसे भी मना कर देता है, मजाक कर रहे थे, दिल में मत लेना। तो गणपूर्ति कोरम का मतलब होता है कितना? कि 1/10 होना चाहिए। अब एक बात आप याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है, कि जो संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं और राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर आप जरा बताओ तो। आप कब से कमेंट नहीं कर रहे हो, इसका आंसर बताओ। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं मैक्सिमम,
राज्यसभा में कितने होते हैं और कितने राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, कितने संघ शासित क्षेत्रों से निर्वाचित होकर आते हैं, सब बताओ अभी। चलें आगे। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? संसदीय प्रणाली वाली सरकार को किस नाम से जाना जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से यार। कुछ लोग ना कमेंट में गजब गजब उनका परफॉर्मेंस जाता है। मैं देखता हूँ कि मतलब भगवान करे इन लोग का बहुत जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। और मैं अभी तो टफनेस लेवल में और बढ़ाऊंगा। ये मत सोचना कि सर यही है क्या, मैं टफनेस तो इतना आपको परफेक्ट बना दूंगा ना कि कैसा भी प्रश्न आए आप खेल जाओगे। नहीं प्रश्न कभी नया नया प्रश्न आएगा आप एलिमिनेट करके सोल्व कर दोगे, लेकिन आपका सिलेक्शन तो होना ही होना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा संघीय सरकार, है ना। ठीक, संघीय सरकार। आपको पता होगा ना कि अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया था? अरे याद करो, सब लोग याद करो। अनुच्छेद 1 में कहा गया था कि जो इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। समझ रहे हैं? पूरे संविधान में कहीं केंद्र का उल्लेख नहीं मिला है। ये बात हमेशा याद रखना, मैं कई बार समझा चुका हूं, है ना, पूछा भी जा चुका है। पूरे संविधान में कहीं भी केंद्र का उल्लेख नहीं किया गया है, संघ का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है? नए राज्यों की स्थापना प्रवेश के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है? नए राज्यों के क्षेत्र में विस्तार। ठीक है, ये होता है हमारे पास पहले में जो अनुच्छेद पहले में भाग पहले में क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। ठीक है, उसके अंतर्गत आता है। आई होप क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ? आपको मैंने कल बताया था कि जो संसद भवन है वो रायसीना पहाड़ी पे स्थित है। तो यहाँ पे सवाल होता है कि उद्घाटन कब किया गया? तो इसका जवाब जल्दी दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल करेक्ट है 1927। ठीक है, एक बात आप याद रखना कि सबसे पुराना पर्वत एक उसी समय पेपर में पूछा गया था, क्योंकि वो प्रश्न ठीक इसके नीचे था, प्रैक्टिस सेट में था वो, कि सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दो। सबसे पुराना पर्वत का नाम क्या है, पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? 1917 कुछ घटना याद कर लो। इस घटना में क्या हुआ था? चंपारण। याद है क्या? अरे बोलो हाँ, चंपारण सर, याद है सबको? चंपारण आंदोलन गांधी जी द्वारा 1917 में। अच्छा, 1918 में भी एक घटना हुई थी, क्या बोलो? बारदौली सत्याग्रह, बारदौली। और बारदौली की महिलाओं ने ही सरदार वल्लभ भाई पटेल थे ना, वल्लभ भाई पटेल, इनको सरदार कहा था। ठीक है, जो बारदौली की जो महिलाएं हैं, इस बारदौली सत्याग्रह का जब समाप्त हो गया तो इसकी सफलतापूर्वक समाप्ति के बाद जो था हमारे पास बारदौली की महिलाएं वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार बोलने लगी, तभी से सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। ठीक है, 1917 में क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन, 3 कठिया नील की खेती, जब अंग्रेज हम लोग को नील की खेती करने के लिए बहुत मजबूर करते थे। 1916 में कुछ हुआ क्या? याद करो, 1916 में भी याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, पेपर में कई बार आया है। लिंक करो, दिमाग तो एक ही है ना यार। कि सर कहोगे सर पॉलिटी में क्या हिस्ट्री घुसा रहे हो आप? भाई इसी दिमाग में तो आप सब कुछ मतलब स्टोर कर रहे हो। दिमाग में क्या पेपर क्या टॉपिक वाइज आता है क्या? पेपर में मिक्स आता है। 1916 में क्या था? जब गरम दल और नरम दल क्या हो गए थे? एक हो गए थे। गरम दल में कौन नेता है, नरम दल में कौन नेता है? आप कमेंट बॉक्स में अभी छापो तुरंत कि गरम दल में कौन कौन होते, लाल बाल पाल किसमें थे, महात्मा गांधी कौन से दल के नेता थे, ये भी बताओ। और जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1916 वो लखनऊ में हुआ था, लेकिन आप कमेंट करो कि इसके अध्यक्षता किसने की थी, तब जाके मजा आएगा। और 1930-31 इससे भी कुछ याद कर लो। गोलमेज सम्मेलन 1930 में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन राउंड टेबल मीटिंग, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी 1931 वाले में गए थे, ये प्रश्न में पूछा जाता है कई बार, याद कर लो कि गांधी जी कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। जवाब होगा सर 1931। ये भी प्रश्न आया है कि कौन ऐसा व्यक्ति था जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। चलो तुम भी पियो, तुम भी दहाड़ो। संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन कौन करता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सत्रावासन कौन करता है बताओ?
ये करता है राष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों का सत्रावासन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस टाइप के सवाल तो बहुत हम लोग कर लिए हैं, तो ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देंगे। 20, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख सकते हो। यही नहीं, बहुत जगह अभी आप देखोगे। हमने कहा था कि यदि लोकसभा से और राज्यसभा, जैसे मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे, आमतौर पे हमने कल बताया था, विदित जी कह रहे थे कल कि सर मनमोहन सिंह राज्यसभा के सदस्य थे। बिल्कुल सही बात है विदित जी, लेकिन प्रश्न में ये भी पूछा जा चुका है कि आमतौर पे जब मतलब अधिकतर जो प्रधानमंत्री हैं वो कहाँ से बनते हैं, तो आपका जवाब होगा सर ये लोकसभा से बनते हैं। और लोकसभा की जो उम्र होती है चुनाव लड़ने की, वो होती है 25 साल, लेकिन राज्यसभा की बात करोगे आप तो ये होती है 30 साल। ठीक है, तो 5 साल ज़्यादा है ना, इस वजह से भी इसे उच्च सदन आप याद कर सकते हो। तो यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन रहा है और वो लोकसभा से जा रहा है, तो उसकी जो उम्र होगी वो 25 साल होनी चाहिए। 30 साल कब होगी? जब वो राज्यसभा से जाएगा। ठीक है, क्लियर? और याद रखना, प्रधानमंत्री से संबंधित कर्तव्यों का निर्वहन अनुच्छेद 75 में दिया गया है। आप एक बार ध्यान से पढ़ लेना, एक बार धुंधला भी याद रखेगा तो हो जाएगा, है ना। आपको कौन सा पीसीएस का पेपर लिखना है? अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में भारत का महान्यायवादी, याद रखना। अनुच्छेद 148 में क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 165 में क्या है? महाधिवक्ता। अरे सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, काम देता है। ठीक है, चलिए ये देखो कैसा सवाल है कि किस राज्य द्वारा नियुक्त महासचिव की, राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? जो राज्यसभा का जो महासचिव होता है किस रैंक के बराबर होता है? ठीक है, भारत का कैबिनेट मंत्री, संसद का सदस्य, विधानमंडल का सदस्य, भारत का कैबिनेट सचिव। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, तो इस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है। संसद के बारे में बता चुके हैं, बाकी चीज़ों के बारे में बता ही चुके हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मजाक कर दिया आपसे यार, बार बार मतलब इजी सवाल पूछ के क्या करेंगे? इतनी बार पूछा है घुमा घुमा के ना, कि इसलिए मैं डाल देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक प्रश्न सर कितनी बार पूछा जा सकता है। जो लोग कहते हैं ना कि सर प्रश्न रिपीट नहीं होता, भाई कुछ प्रश्न नए होते हैं, कुछ प्रश्न रिपीट होते हैं, आखिर बनेगा कहाँ से, है ना। जो नहीं बनेगा उसको भी मैं बताऊंगा कैसे सोल्व करना, आप चिंता मत कर। लेकिन इतना तो है ना, 50 से 60% जो आपके टॉपिक के भीतर से ही प्रश्न आएंगे, 40% अलग अलग जाते हैं, तो उसको हम लोग देख लेंगे, पढ़ रहे हैं किस लिए। तो राज्यसभा के लिए कितना है? 30 साल राज्यसभा के लिए है। लोकसभा के लिए कितना है? 25 साल। एक बात आप याद रखना कि संविधान संशोधन 61वें संविधान संशोधन में जो मतदान करने की उम्र थी 21 साल, लेकिन इसको घटा करके, है ना, इसको घटा करके कितना कर दिया गया? 18 साल। ये भी बातें आप याद रखना। ठीक है, ये भी देखिए, लोकसभा चुनाव में आयु सीमा क्या है जल्दी बता दो, इसमें ज़्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे। कितना है? लोकसभा बोले तो 25 साल, राज्यसभा बोलता तो 30 साल। ठीक है, जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया? जनता का सदन, बताओ बताओ बताओ। मतलब जनता का सदन बोले तो लोकसभा, किस वर्ष नाम दिया गया बताओ, जल्दी करो, सभी लोग आंसर दें। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, 1954 में किया गया था। अच्छा एक बात याद रखो, 1954 में एक पुरस्कार शुरुआत की गई थी। अरे याद करो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया था। उसका नाम क्या है? भारत रत्न। ठीक है, भारत रत्न। आई होप फंडा क्लियर होगा। ठीक है, अब मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ 1907 में क्या हुआ था। इसके पहले मैं आपको बताता हूँ एक चीज। देखो इसका आंसर तो ये हो गया, अब अलग से देखो। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है? कांग्रेस की। अरे पढ़े हो कि नहीं? कौन किया था कांग्रेस की स्थापना? ए ओ ह्यूम्स। क्या नाम था? ए ओ ह्यूम्स। ये भी प्रश्न में आ चुका है, ये भी प्रश्न में आ चुका है कि कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए ओ ह्यूम्स, है ना। अध्यक्षता किसने की थी? ब्योमेश चंद्र बनर्जी। एक बार फिर से, ब्योमेश चंद्र बनर्जी। तो उसका जो 1907 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? सूरत में। आपको पता होगा कि हमारे भारतीय इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि एक गरम दल था, एक नरम दल था।
गर्म दल बोले तो लाल बाल पाल, नरम दल महात्मा गांधी, इस तरह के नेता थे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इनके बीच में क्या हुआ कि झगड़ा हो गया। कहाँ पे? 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है। और जब झगड़ा हुआ तो वो ये लोग, इनका मिलन कब हुआ? यहाँ पे झगड़ा हो गया तो इनके बीच में मतलब कि मिलन कब हुआ? ये हुआ 1916 के अधिवेशन में, जो लखनऊ में हुआ था। मजूमदार इसकी अध्यक्षता किए थे। गरम दल नरम दल का क्या हुआ? पैचअप हो गया। यहाँ पे ब्रेकअप हुआ था 1907 में, और यहाँ पे पैचअप हो गया। 1924 में क्या हुआ था? 1924 में मेरे लाल हुआ था बेलगांव सेशन, बेलगांव अधिवेशन। याद रखना, बेलगांव। अरे याद करो, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने। अच्छा, महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? ये भी प्रश्न में आया है। सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपति कहा, राष्ट्रपिता कहा। महात्मा गांधी जी को महात्मा किसने कहा? गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा। ये भी प्रश्न आता है, अपना ज्ञान बढ़ाइए। तो बेलगांव सेशन में अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी। 1925 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? अच्छा, बेलगांव कर्नाटक में पड़ता है, ये भ्रम मत ना। 1925 में अधिवेशन हुआ था कानपुर में। अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू, भारत की पहली महिला राज्यपाल। कौन? सरोजिनी नायडू। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री? कमेंट बॉक्स में बताओ आप। भारतीय संसद द्वारा, जनता द्वारा निर्वाचित सदन में से कौन सा है? भारतीय संसद का जनता द्वारा। भाई जनता द्वारा तो लोकसभा चुन के आते हैं, राज्यसभा थोड़ा होता है, ठीक है। तो एक करेक्ट हुआ इसका आंसर। आगे चलेंगे। लोकसभा में अधिकतम, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे दोस्त, जो लोकसभा होती है, लोकसभा में जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं? वो 552 होते हैं। बिल्कुल करेक्ट, आप सही आंसर दे रहे हो। राज्यसभा में कितने होते हैं? 250 होते हैं। एक बात और याद रखना कि, चलो आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट में बताएंगे, अभी एक सवाल और लिखे होंगे हम। राष्ट्रपति द्वारा संसद में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो आपको पता होगा कि लोकसभा में जो मैक्सिमम कितने सदस्य होते हैं? 552 होते हैं। इनमें से 2 सदस्यों को राष्ट्रपति क्या करता है? मनोनीत करता है। 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है आंग्ल भारतीय समुदाय से। और ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या? 2। 28 की बात करें, लोकसभा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? देखो, SC ST बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। SC के लिए 84 सीट और ST के लिए 47 सीट का प्रावधान आरक्षित रिजर्व कर दिया गया है। अब आप जब दोनों को जोड़ोगे ना, दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा? 131। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 131। और ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 330। तो 1 2 3 4 सवाल यहाँ से कंफर्म हो जाते हैं। आपको याद रखना है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में कितने सीटों का आरक्षित किया गया है? 131। SC के कितने हैं? 84। ST कितने हैं? 47। एक बात और याद रखना कि वर्तमान में जो लोकसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं? 545, जिनमें से 530 राज्यों से और 13 कहाँ से हैं? 13 संघ शासित क्षेत्रों से सीधे जनता द्वारा चुन के जो प्रतिनिधि गए हैं वो, प्लस के 2 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये फिगर बिल्कुल याद रखना है आप, ठीक है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे कितने वर्ष कर दिया गया? मेरे दोस्त, मूल संविधान में तो 5 वर्ष था, लोकसभा की मैं बात कर रहा हूं, है ना। लेकिन 42वां जब संविधान संशोधन किया गया 1976 में, तो कार्यकाल कितना कर दिया गया? 6 वर्ष कर दिया गया। लेकिन फिर जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, याद रखना 44वां संविधान संशोधन हुआ 1978 में, तो इसको पुनः फिर से क्या कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया। फंडा फिर से क्लियर कर लो, पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल संविधान में था कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष था, लेकिन जब 42वां संविधान संशोधन किया गया ना, तो इनका जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष कर दिया गया। और 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 में। लेकिन 2 साल बाद ही जब 44वां संविधान संशोधन किया गया 1978 में,
तो इनका जो पुनः कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया। क्लियर? ये लास्ट सवाल है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में देना, ठीक। सबका है ना, सब लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ वीडियो में साथ बने रहे। यदि आपका नॉलेज बूस्ट हुआ हो, किसी तरह से आपको कोई समस्या आई हो क्लास करते हुए, तो आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पिनअप कीजिए, है ना। और जितने भी जो लोग आंसर देंगे बहुत जल्दी, उनका मैं कल नाम शॉर्ट आउट जरूर करूँगा, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।